तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दिसंबर 1929 की आधी रात से। लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज का तिरंगा लहराया गया। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, शायद ये एक नए संकल्प की शुरुआत थी। लेकिन यहां तक हम पहुंचे कैसे? क्या हुआ था इससे पहले? देखिए, इसके जमीन तैयार हुई थी दिसंबर 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। वहां नेहरू रिपोर्ट मंजूर हुई थी जो डोमिनियन स्टेटस पर आधारित थी। अच्छा। लेकिन साथ ही कांग्रेस ने सरकार को 1 साल का अल्टीमेटम भी दिया। साफ कहा कि या तो इस रिपोर्ट को मान लो, नहीं तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। यानी कांग्रेस ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी थी। तो फिर 1929 का साल कैसा रहा? वो साल राजनीतिक रूप से बहुत गर्म रहा। गांधी जी ने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को आने वाले संघर्ष के लिए तैयार किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो जोरों पर था ही। हाँ। इसी दौरान मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका। इन घटनाओं ने माहौल को और गर्मा दिया। और उधर ब्रिटेन में भी राजनीतिक बदलाव हुआ। लेबर पार्टी की सरकार आ गई। और फिर अक्टूबर 1929 में वायसराय इरविन ने घोषणा की। उससे कुछ बात बनी क्या? इरविन ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देना ही ब्रिटिश नीति का अंतिम लक्ष्य है और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक गोलमेज सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। मतलब ये एक कोशिश थी बढ़ते हुए दबाव को कम करने की। लेकिन कब मिलेगा डोमिनियन स्टेटस, ये नहीं बताया। नहीं, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, कोई भरोसा नहीं था। इसीलिए भारतीय नेताओं ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिल्ली में मिलकर एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया और अपनी शर्तें रख दी। मुख्य शर्तें थीं कि भाई गोलमेज सम्मेलन का मकसद सिर्फ डोमिनियन स्टेटस पर विचार करना ना हो, बल्कि उसे लागू करने की योजना बनाना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ बातें नहीं, एक्शन प्लान। बिल्कुल। और ये भी कि सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत हो और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। लेकिन इरविन ने ये मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया। तो नतीजा, टकराव तो तय हो ही गया। और इसी माहौल में हुआ दिसंबर 1929 का वो ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, लाहौर अधिवेशन। यहाँ क्या बड़े फैसले हुए? सुना है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, वो भी गांधी जी के समर्थन से। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। नेहरू उस वक्त युवाओं के प्रतीक थे और युवाओं में जबरदस्त जोश था। तो अधिवेशन ने टूक फैसले लिए। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। दूसरा, कांग्रेस का लक्ष्य अब से पूर्ण स्वराज होगा, पूरी आजादी, डोमिनियन स्टेटस नहीं। ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और तीसरा, कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का पूरा अधिकार दे दिया गया, जिसमें टैक्स न देना भी शामिल था। और यहीं पर वो रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराने और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ। उस दिन जो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई थी, उसका सार क्या था, उसका मुख्य संदेश? माना जाता है कि उसे गांधी जी ने ही तैयार किया था। उसका सार ये था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ब्रिटिश राज ने हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हर तरह से बर्बाद किया है। इसलिए इस विदेशी शासन से पूरी तरह मुक्त होकर पूर्ण स्वराज हासिल करना जरूरी है। उसमें ब्रिटिश नीतियों की बहुत कड़ी आलोचना थी और अंत में अहिंसक सविनय अवज्ञा, जिसमें टैक्स न देना भी शामिल था, उसके जरिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। तो लाहौर अधिवेशन ने दिशा तो एकदम साफ कर दी। बिल्कुल। लेकिन आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने सरकार को एक और मौका दिया अपनी 11 मांगों के जरिए। हाँ, बिल्कुल। 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम दिया। और ये मांगे बड़ी, कह सकते हैं, चतुराई से तैयार की गई थीं, ताकि समाज के अलग अलग तबकों को जोड़ा जा सके। अच्छा, किस तरह की मांगे थी वो? कुछ तो आम मांगे थीं, जैसे फौजी खर्च में 50% कमी करो, पूरी तरह शराबबंदी लागू करो, सीआईडी में सुधार करो, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, इस तरह की। और कुछ खास वर्गों के लिए भी थी? जी हाँ, जैसे उद्योगपतियों के लिए रुपए स्टर्लिंग की विनिमय दर कम करना, कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना, किसानों के लिए लगान में 50% की कमी करना। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो हर आम आदमी को छूती थी, नमक पर जो टैक्स लगता था और जो सरकार का एकाधिकार था, उसे खत्म करना। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया।
नजरअंदाज कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने नमक को आंदोलन का केंद्रीय हथियार बनाया। नमक ही क्यों? ये सवाल तो उठता है, इतनी मामूली सी चीज। हाँ, उठता है, लेकिन यही तो गांधी जी की खासियत थी। देखिए, नमक में स्वराज जैसे बड़े और शायद कुछ लोगों के लिए अमूर्त से विचार को हर घर से, हर चूल्हे से जोड़ दिया। सही बात है। अमीर हो या गरीब, शहर में हो या गांव में, हिंदू हो या मुसलमान, नमक तो सबको चाहिए। और उस पर टैक्स लगाना ये सरासर अन्याय लगता था। ये सरकार के अहंकार का भी प्रतीक बन गया था, जिस पर चोट करना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। जी हाँ, गांधी जी अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले, 240 मील पैदल चले, गुजरात के तटीय गांव दांडी पहुंचे और रास्ते भर वो लोगों को सत्याग्रह का मतलब समझाते रहे। क्या निर्देश थे उनके? निर्देश साफ थे, जहां भी मुमकिन हो नमक कानून तोड़ो, विदेशी शराब और कपड़ों की दुकानों पर धरना दो, अगर हिम्मत है तो टैक्स देने से इनकार करो, वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ें, लोग अदालतों का बहिष्कार करें, सरकारी कर्मचारी इस्तीफा दें। लेकिन एक शर्त थी। हाँ, सबसे बड़ी शर्त, सब कुछ सत्य और अहिंसा के साथ करना है, कोई हिंसा नहीं। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। ये एक चिंगारी थी, पूरे देश में ये आग की तरह कैसे फैली? गांधी जी की गिरफ्तारी जो 4 मई 1930 को हुई, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। उससे पहले नेहरू समेत कई बड़े नेता गिरफ्तार हो ही चुके थे, तो आंदोलन और भड़क गया। कांग्रेस कार्य समिति ने फिर लोगों से कहा कि जहां जमींदारी व्यवस्था है वहां चौकीदारी टैक्स न दें, जहां रैयतवाड़ी है वहां लगान न दें और मध्य भारत में जंगल कानूनों को तोड़े। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका क्या असर हुआ? कुछ उदाहरण है हमारे पास? अरे, अभूतपूर्व असर हुआ। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने वैसी ही एक नमक यात्रा निकाली वेदारण्यम तक। मालाबार में के केलप्पन ने नेतृत्व किया। बिहार में जैसे चंपारण और सारण में लोगों ने सरकारी नियंत्रण वाली जगहों से मिट्टी लाकर नमक बनाया और कानून तोड़ा। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतकार, जिन्हें लाल कुर्ती भी कहते थे, उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की मिसाल कायम की। उन पर गोलियां तक चलाई गईं पर वो पीछे नहीं हटे। शोलापुर का भी जिक्र आता है। जी, शोलापुर में जो एक औद्योगिक शहर था, गांधी जी की गिरफ्तारी पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई। कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल कर दी, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। कुछ समय के लिए तो वहां ब्रिटिश राज खत्म सा हो गया था। और धड़साना, जहां सरोजनी नायडू थी। हाँ, गुजरात में धड़साना सॉल्ट वर्क्स पर गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल ने नेतृत्व संभाला। सत्याग्रहियों ने डिपो पर धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन उन पर भयानक लाठीचार्ज हुआ। उसकी खबरें दुनिया भर में फैली और ब्रिटिश सरकार की बहुत किरकिरी हुई। मतलब ये आंदोलन सिर्फ नमक तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह हुए। आदिवासी समुदाय ने जंगल कानूनों को तोड़ा। संयुक्त प्रांत यानी आज के यूपी में लगान ना देने का बड़ा आंदोलन चला। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में मणिपुर और नागालैंड में एक युवा लड़की रानी गैदिनलू, उन्होंने इस आंदोलन का झंडा उठाया। लोगों को जोड़ने के तरीके भी बड़े अनोखे थे, जैसे प्रभात फेरियां। हाँ, प्रभात फेरियां होती थीं। सुबह सुबह लोग टोलियों में देशभक्ति के गीत गाते हुए निकलते थे। बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना बनी, जो संदेश पहुंचाने और छोटे मोटे कामों में मदद करती थीं। गुप्त रूप से पत्रिकाएं छपती थीं और बंटती थीं। और वो मैजिक लैंटर्न शो होते थे, जिनमें तस्वीरों के जरिए आज़ादी की कहानी बताई जाती थी। तो इस आंदोलन का कुल मिला के असर क्या रहा? कौन लोग थे जो इसमें ज्यादा शामिल हुए? असर बहुत गहरा था। सबसे पहला तो आर्थिक असर। विदेशी माल का आयात, खासकर कपड़ों का, बहुत ज्यादा गिर गया। हाँ। सरकार को टैक्स से होने वाली आय, खासकर शराब और जमीन के लगान से, उसमें भारी कमी आई। चुनावों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। और सामाजिक भागीदारी? महिलाओं ने जिस बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया, वो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। वे धरनों में, प्रदर्शनों में सबसे आगे थीं। छात्र और युवा तो हमेशा की तरह सक्रिय थे ही।
व्यापारी और छोटे दुकानदार खासकर तमिलनाडु और पंजाब में बहुत उत्साहित थे। किसान, मजदूर, आदिवासी। हाँ, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आदिवासियों की सक्रिय भागीदारी रही। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शोलापुर जैसे शहरों में मजदूरों ने भी हिस्सा लिया और संयुक्त प्रांत, बिहार, गुजरात में किसान बहुत सक्रिय थे। लेकिन एक बात कही जाती है कि मुस्लिम भागीदारी उतनी नहीं थी जितनी असहयोग आंदोलन में थी। हाँ, ये बात सही है, स्रोत भी यही बताते हैं। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के मुकाबले इस बार मुस्लिम भागीदारी का स्तर कम रहा। इसकी कई वजहें थीं, जिनमें कुछ मुस्लिम नेताओं की अपीलें और उस समय की सांप्रदायिक राजनीति भी शामिल थी। सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो पूरी तरह दमन पर ही उतर आई थी? सरकार एक तरह की दुविधा में थी। अगर सख्ती करती तो दमन का आरोप लगता, दुनिया भर में बदनामी होती, जैसा धरसाना लाठीचार्ज के बाद हुआ भी। और अगर ढील देती तो लगता कि कांग्रेस जीत गई, उनका मनोबल और बढ़ता। इसी बीच जुलाई 1930 में वायसराय इरविन ने फिर से गोल में सम्मेलन का सुझाव दिया और डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को दोहराया। शायद वो बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस अब शायद सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से संतुष्ट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अगस्त 1930 में नेहरू और गांधी ने साफ कर दिया कि उन्हें ब्रिटेन से अलग होने के अधिकार सहित पूर्ण राष्ट्रीय सरकार चाहिए। ऐसी सरकार जिसका रक्षा और वित्त पर पूरा नियंत्रण हो और ब्रिटेन की जो वित्तीय दावे हैं उनके निपटारे के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बने। तो ये टकराव और बातचीत के उतार चढ़ाव चलते रहे और फिर आखिरकार एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, फरवरी 1931 में। जी हाँ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये एक अहम मोड़ था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत की। इसमें क्या क्या तय हुआ? सरकार ने क्या माना? सरकार कई बातों पर सहमत हुई, जैसे हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, जब्त की गई जमीनें वापस कर दी जाएंगी अगर वो किसी तीसरे पक्ष को न बेची गई हो, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वालों के प्रति नरम रुख अपनाया जाएगा। और नमक बनाने का अधिकार? हाँ, समुद्र किनारे रहने वाले गांव के लोगों को निजी इस्तेमाल के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया और शांतिपूर्ण धरने का अधिकार भी माना गया। साथ ही जो आपातकालीन अध्यादेश लागू किए गए थे उन्हें वापस लेने पर भी सहमति बनी। बदले में कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया? कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। ये तय हुआ कि सम्मेलन में संघ, भारतीय उत्तरदायित्व और जरूरी आरक्षण व सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी की दो बड़ी मांगें थीं जो नहीं मानी गईं। हाँ, ये सच है। पहली मांग थी पुलिस ज्यादतियों की एक निष्पक्ष सार्वजनिक जांच कराने की और दूसरी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की। वायसरॉय इरविन ने ये दोनों मांगे खारिज कर दी। इस समझौते को लेकर काफी बहस भी हुई थी। कुछ लोगों ने इसे आंदोलन से पीछे हटना माना। क्या ये सही आकलन था? देखिए, सीधे तौर पर इसे पीछे हटना कहना शायद ठीक न हो। जन आंदोलनों के अपनी एक लय होती है ना? वे हमेशा एक ही तेजी से नहीं चल सकते। आम लोगों की बलिदान करने की क्षमता कार्यकर्ताओं की तरह असीमित नहीं होती। और 1930 के अंत तक आंदोलन में थोड़ी थकान के संकेत मिलने लगे थे, खासकर व्यापारी वर्ग में। तो इस समझौते को एक रणनीतिक विराम के तौर पर भी देखा जा सकता है और इसने कांग्रेस को सरकार के बराबर ला खड़ा किया। ये भी एक उपलब्धि थी। ये आंदोलन पिछले बड़े आंदोलन यानी 1920-22 के असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? कुछ खास बातें थीं? न कि सिर्फ कुछ गलतियों को सुधारना या अस्पष्ट सा स्वराज। दूसरा, तरीके। इस बार शुरुआत से ही कानून तोड़ने पर जोर था, जैसे नमक कानून तोड़ना। असहयोग में मुख्य जोर बहिष्कार पर था। और भागीदारी में? भागीदारी का पैटर्न भी बदला। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जैसे वकील, छात्र, उनकी भागीदारी शायद पहले जितनी नहीं थी, लेकिन किसानों और व्यापारिक समूहों की भागीदारी जबरदस्त थी। महिलाओं की भागीदारी तो अभूतपूर्व थी ही। मुस्लिम भागीदारी कम थी, जैसा आपने बताया। हाँ, मुस्लिम भागीदारी काफी कम थी। कोई बड़ा मजदूर उभार भी नहीं हुआ, जैसा असहयोग के समय कुछ जगहों पर हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर गिरफ्तार लोगों की संख्या लगभग 3 गुना ज्यादा थी और कांग्रेस एक संगठन के तौर पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आई। इस समझौते के तुरंत बाद मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ।
वहां क्या हुआ? वहाँ मुख्य रूप से तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, उसे मंजूरी दी गई। लेकिन दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या थी वो? एक तो ये कि ये अधिवेशन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के ठीक बाद हो रहा था। माहौल बहुत गर्म था। कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करते हुए भी इन तीनों की बहादुरी और बलिदान की प्रशंसा की। और दूसरी बात? दूसरी, दो बहुत ही ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुए, एक मौलिक अधिकारों पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। ये बहुत दूरदर्शी थे। मौलिक अधिकारों में क्या खास था? उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, संघ बनाने का अधिकार, कानून के सामने सबकी बराबरी, धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा, ये सारी बातें थीं। एक तरह से ये आज़ाद भारत के संविधान की झलक दे रहे थे। बिल्कुल। और आर्थिक कार्यक्रम में? इसमें किसानों के लिए लगान में काफ़ी कमी, अलाभकारी जोतों को लगान से छूट, कृषि ऋण से राहत, सूदखोरी पे नियंत्रण जैसी बातें थीं। मजदूरों के लिए बेहतर वेतन, काम के घंटे, रहने की स्थिति और संघ बनाने का अधिकार, और सबसे अहम, प्रमुख उद्योगों, खानों और परिवहन पर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण की बात भी थी। यानी कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का खाका भी पेश कर रही थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कांग्रेस की सोच कितनी व्यापक हो रही थी। इसके बाद फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का दौर शुरू हुआ। पहला तो कांग्रेस के बिना ही हुआ था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। जी हाँ, और क्योंकि कांग्रेस उसमें थी ही नहीं, तो उसमें कोई खास नतीजा निकला भी नहीं, सिवाय इस एक आम सहमति के कि भारत एक संघ फेडरेशन बनेगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। फिर आया दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सितंबर से दिसंबर 1931। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी गए थे। इससे काफी उम्मीदें थीं। उम्मीदें तो थीं, लेकिन सच कहूं तो माहौल बहुत बदल चुका था। भारत में वाइसराय इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगटन आ चुके थे, जो ज्यादा सख्त माने जाते थे। अच्छा। और ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की सरकार जा चुकी थी और एक मिलीजुली राष्ट्रीय सरकार आ गई थी, जिसमें विंस्टन चर्चिल जैसे रूढ़िवादी नेता थे जो भारत को कोई भी अधिकार देने के सख्त खिलाफ थे। वो तो कांग्रेस से बराबरी पर बात करने के भी खिलाफ थे। तो सम्मेलन में क्या हुआ? गांधी जी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे। गांधी जी ने वहां दावा किया कि कांग्रेस ही पूरे भारत का सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सम्मेलन में मौजूद जो दूसरे भारतीय प्रतिनिधि थे, जैसे मुस्लिम लीग के नेता, रियासतों के राजा महाराजा, दलित वर्गों के प्रतिनिधि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो इस बात से सहमत नहीं थे। यहीं पर बात अटक गई। हाँ, यहीं पर बात अटक गई। अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व का सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हर समूह अपने लिए अलग अधिकार और सुरक्षा की मांग कर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग बहुत जोरदार तरीके से रखी। अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब क्या था उस समय? इसका मतलब था कि किसी खास समुदाय जैसे मुसलमान या दलित, उनके प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग देंगे। आम चुनाव क्षेत्र में सब मिलकर वोट डालते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता। गांधी जी और कांग्रेस तो इसके खिलाफ थे। हाँ, सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इससे भारतीय समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। खासकर दलितों को हिंदुओं से अलग मानना उन्हें मंजूर नहीं था। तो दूसरे सम्मेलन का नतीजा क्या रहा? कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। भारतीयों के बीच आपसी सहमति न बन पाने के कारण संवैधानिक सुधारों पर कोई फैसला नहीं हो सका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सम्मेलन के आखिर में घोषणा की कि अगर भारतीय लोग आपस में सहमत नहीं हो पाते तो ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर अपना फैसला देगी। और इसी को बाद में सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया। और एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था शायद। हाँ, 1932 के अंत में हुआ था, लेकिन उसमें न तो कांग्रेस ने भाग लिया न ही गांधी जी ने। वो बस एक औपचारिकता जैसा था। इन सम्मेलनों और बाकी विचार विमर्श के आधार पर ही आखिरकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। तो दूसरे सम्मेलन की नाकामी के बाद गांधी जी भारत लौटे। फिर क्या हुआ? आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। हाँ, गांधी जी खाली हाथ लौटे थे, बहुत निराश थे। कांग्रेस कार्य समिति ने दिसंबर 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला किया। वैसे भी
देखा जाए तो गांधी इरविन समझौते के दौरान भी जमीन पर दमन पूरी तरह रुका नहीं था, खासकर संयुक्त प्रांत में किसानों पर और सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगारों पर सख्ती जारी थी। इस बार सरकार का रवैया कैसा था? क्या वो पहले से ज्यादा सख्त थी? हाँ बिल्कुल, सरकार इस बार पूरी तैयारी में थी। वाइसराय विलिंगडन की नीति साफ थी, गांधी को फिर से जन आंदोलन खड़ा करने का मौका नहीं देना है। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। नए बहुत सख्त अध्यादेश लागू किए गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। सभा करने, जुलूस निकालने पर रोक लग गई। एक तरह से नागरिक अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया गया। कुछ लोगों ने तो इसे सिविल मार्शल लॉ तक कहा। जनता ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? लोगों में बहुत गुस्सा था। बिना किसी खास तैयारी के भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे, गिरफ्तारियां दी। लेकिन सरकार का दमन इस बार बहुत ज्यादा बर्बर था। धीरे धीरे आंदोलन की गति धीमी पड़ने लगी और आखिरकार अप्रैल 1934 में गांधी जी ने इसे औपचारिक रूप से वापस ले लिया। इसी दौरान वो विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड भी आया अगस्त 1932 में। जी हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। इसमें सबसे अहम और विवादास्पद बात थी दलित वर्गों को, जिन्हें तब डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, को अल्पसंख्यकों की तरह मानते हुए उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र देना। अलग निर्वाचन क्षेत्र और साथ में 2 वोट का अधिकार भी। हाँ, ये भी था। यानी एक वोट वो अपने लिए आरक्षित अलग सीट पर डालते और दूसरा वोट सामान्य सीट पर बाकी लोगों के साथ। मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों वगैरह के लिए तो अलग निर्वाचन क्षेत्र पहले से थे ही, उन्हें जारी रखा गया। गांधी जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने तो इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जेल में ही। बिल्कुल, गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को बांटने की एक बड़ी साजिश माना। उन्हें लगा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र दलितों को बाकी हिंदुओं से हमेशा के लिए काट देगा और अस्पृश्यता निवारण का काम और मुश्किल हो जाएगा। इसी के विरोध में उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके दबाव में फिर पूना पैक्ट हुआ। जी बिल्कुल, गांधी जी के अनशन से पूरे देश में चिंता फैल गई। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी जैसे कई नेताओं ने मध्यस्थता की। आखिरकार दलितों के प्रमुख नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ। इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। इस समझौते में क्या तय हुआ कि अम्बेडकर मान गए? हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी। ये गांधी जी की मुख्य चिंता थी। बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, जो 65 में 71 तय हुई थी, उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया, यानी डबल से भी ज्यादा। हाँ, और केंद्रीय विधानमंडल में भी कुल सीटों का 18% दलितों के लिए आरक्षित किया गया। ये सीटें अब संयुक्त निर्वाचन मंडल, जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत थीं। मतलब वोट सभी योग्य मतदाता डालेंगे, लेकिन उन आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार सिर्फ दलित ही होगा। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि पूना पैक्ट के असर को लेकर काफी विवाद रहा है। आलोचक क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, विवाद रहा है और आज भी है। स्रोत बताते हैं कि आलोचकों का, जिनमें खुद डॉक्टर अंबेडकर भी बाद में शामिल थे, उनका मानना है कि संयुक्त निर्वाचन मंडल में होता यह है कि भले ही सीट आरक्षित हो, उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुसंख्यक सवर्ण हिंदुओं के वोटों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे दलितों का जो स्वतंत्र और जुझारू नेतृत्व था, उसके उभरने में बाधा आई। उनके अनुसार इससे दलित राजनीति एक तरह से सवर्ण हिंदू संगठनों के प्रभाव में आ गई या उनका राजनीतिक उपकरण बन गई। वो ये भी मानते हैं कि इसने दलितों को हिंदू सामाजिक व्यवस्था का ही अंग मानकर उनकी अलग पहचान को कमजोर किया। ये एक जटिल बहस है। अच्छा, पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान एक और दिशा में लगा दिया, अस्पृश्यता निवारण पर। हाँ, उन्होंने इसे हरिजन यानी ईश्वर के जन नाम दिया और उनके उत्थान के लिए काम करना ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। जेल से ही उन्होंने सितंबर 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की और जनवरी 1933 से हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्र भी निकालना शुरू किया। और रिहाई के बाद? रिहाई के बाद अगस्त 1933 से उन्होंने बाकी सब काम छोड़कर इसी पर ध्यान केंद्रित किया।
नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक उन्होंने एक लंबी हरिजन यात्रा की, करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की, हरिजन सेवक संघ के लिए फंड्स इकट्ठा किया और देश भर में घूम घूम कर छुआछूत के सभी रूपों को खत्म करने का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 2 उपवास भी रखे। इस अभियान के दौरान उनके मुख्य विचार क्या थे? वो क्या कह रहे थे? गांधी जी ने हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के लिए हिंदू समाज की बहुत कड़ी निंदा की। उन्होंने अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया। इसका प्रतीक था मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने की उनकी अपील। उन्होंने बार बार कहा कि सवर्ण हिंदुओं को हरिजनों को जो पीड़ा दी गई है उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और धर्म ग्रंथों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है तो हिंदू धर्म मर जाता है। यदि हिंदू धर्म को जीवित रहना है तो अस्पृश्यता को मरना होगा। उनका पूरा अभियान मानवतावाद और तर्क पर आधारित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र अस्पृश्यता की मंजूरी नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो उन शास्त्रों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज मानव गरिमा के खिलाफ है। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका मानना था कि वर्णाश्रम व्यवस्था, काम पर आधारित विभाजन में कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो अपने आप में पापपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का नहीं बल्कि ऊंच नीच की भावना का उत्पाद है। इस पर उनकी अंबेडकर से असहमति थी। इस हरिजन अभियान का समाज पर क्या असर हुआ? देखिए, गांधी जी ने बार बार कहा कि ये अभियान मुख्य रूप से हिंदू धर्म और हिंदू समाज को शुद्ध करने के लिए था। इसने छुआछूत के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में जरूर ला दिया, लेकिन जो रूढ़िवादी कट्टरपंथी तत्व थे उन्होंने गांधी जी का कड़ा विरोध किया। उन पर हमले भी हुए और सरकार ने भी कोई खास मदद नहीं की। जैसे अगस्त 1934 में मंदिर प्रवेश से जुड़ा एक विधेयक था, उसे सरकार ने पास नहीं होने दिया। तो ये एक लंबी और बहुत कठिन लड़ाई थी। हमारे स्रोत गांधी और अंबेडकर के बीच कुछ और वैचारिक मतभेदों और समानताओं पर भी रोशनी डालते हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से भारतीय इतिहास के निर्माता थे। हाँ, बिल्कुल। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता और अंबेडकर आधुनिक भारत के संविधान के मुख्य निर्माता। एक दिलचस्प तुलना की जाती है कि गांधी जी ने विदेशी वस्त्र जलाए और अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। दोनों ही एक तरह से गुलामी के प्रतीकों का विरोध कर रहे थे। उनके दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या थे? आजादी और शासन प्रणाली को लेकर। स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, इस पर गांधी का मानना था कि इसे जनता द्वारा छीनना होगा, संघर्ष से हासिल करना होगा, जबकि अंबेडकर को शायद लगता था कि ये शासकों द्वारा दी जा सकती है, संवैधानिक तरीकों से। शासन प्रणाली पर अंबेडकर संसदीय प्रणाली के पक्षधर थे। गांधी जी को इस पर थोड़ा कम विश्वास था। उन्हें सत्ता के केंद्रीकरण का डर था। और लोकतंत्र पर? गांधी जी को जनलोकतंत्र में नेताओं के हावी होने का डर था, जबकि अंबेडकर इसे उत्पीड़ितों के लिए सरकार पर दबाव बनाने का एक जरूरी साधन मानते थे। राजनीति के फोकस पर भी अंतर था। अंबेडकर भारतीय समाज के अंदर की फूट, खासकर जातिगत भेदभाव पर ज्यादा जोर देते थे। गांधी जी भारतीय एकता पर ज्यादा जोर देते थे। राज्य की शक्ति के बारे में क्या विचार थे? यहाँ थोड़ी समानता दिखती है। दोनों मानते थे कि राज्य की अत्यधिक शक्ति व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। गांधी जी तो न्यूनतम शासन के पक्षधर थे। हाँ, मशीनीकरण जैसे मुद्दों पर उनके विचार अलग थे। और अस्पृश्यता के मुद्दे पर, जैसा हमने पहले भी बात की है। हाँ, गांधी जी के लिए ये कई सामाजिक समस्याओं में से एक थी, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण थी। अंबेडकर के लिए ये केंद्रीय समस्या थी। सबसे बड़ी लड़ाई इसी के खिलाफ थी। अंबेडकर कानूनी और संवैधानिक समाधान चाहते थे, अधिकार, प्रतिनिधित्व, सुरक्षा, जबकि गांधी जी इसे एक नैतिक कलंक मानते थे जिसे हृदय परिवर्तन और प्रायश्चित द्वारा मिटाया जाना था। थल भरा कितना बहुआयामी था। पूर्ण स्वराज की मांग से शुरू हुआ, नमक सत्याग्रह के जरिए पूरे देश में फैला, फिर गांधी इरविन पैक्ट के तहत एक पड़ाव आया, फिर दोबारा शुरू हुआ और आखिरकार 1934 में औपचारिक रूप से खत्म हुआ। बिल्कुल। और इसी दौरान हमने गोलमेज सम्मेलनों के जरिए बातचीत की कोशिशें भी देखी, जो ज्यादातर नाकाम रहीं। हमने सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट जैसे बहुत अहम और विवादास्पद समझौतों को समझा, जिन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक दिशा पर बहुत गहरा असर डाला। और अंत में गांधी और अंबेडकर जैसे दो महानायकों के बीच जो महत्वपूर्ण वैचारिक मंथन हुआ,
वो आज भी कितना प्रासंगिक है। वाकई ये पड़ताल हमें यही दिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई भर नहीं थी, बल्कि इसमें सामाजिक सुधार की छटपटाहट, अलग-अलग विचारधाराओं का टकराव, रणनीतिक समझौतों की जटिल परतें, ये सब कुछ शामिल था। ये अपने समाज की अंदरूनी समस्याओं से जूझने और भविष्य के भारत का स्वरूप कैसा हो, इसे लेकर भी एक गहरा संघर्ष था। और एक सवाल जो शायद श्रोताओं के मन में भी अब उठ रहा होगा और जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि पूना पैक्ट जैसी ऐतिहासिक घटनाओं और गांधी अंबेडकर की अलग-अलग विचारधाराओं का असर आज के भारतीय समाज और राजनीति पर कितना गहरा है। क्या आज भी जो जातिगत राजनीति या सामाजिक न्याय की बहस चलती है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी दौर की घटनाओं और बहसों में नहीं मिलती? इस पर विचार करना दिलचस्प हो सकता है। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी पूर्ण रही होगी और इसने सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।